जी कैफ 6 MFA लेक्चर नंबर 14। जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, जिसे प्रोजेक्ट अप्रेजल भी हम कहते हैं। इस प्रोजेक्ट अप्रेजल के टॉपिक में हम क्या सीखते हैं कि कोई भी कंपनी अगर किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो उस इन्वेस्टमेंट से पहले वो ये इवेल्युएट करती है, देखती है कि अल्टीमेटली इस प्रोजेक्ट से मुझे कुछ फायदा होगा कि नहीं। अगर फायदा होगा तो उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया जाता है, वरना नहीं किया जाता। अच्छा, ये कैलकुलेशन करने के लिए कि इस प्रोजेक्ट से हमें कितना रिटर्न मिलेगा, हमें कितना बेनिफिट होगा, दो टेक्निक्स यूज की जाती हैं। पहली कौन सी? नेट प्रेजेंट वैल्यू, और दूसरी IRR। तरीकाकार ये होता है कि आपके प्रोजेक्ट की जितनी भी लाइफ है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, आप हर साल के कैश फ्लोज को प्रोजेक्ट करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, और फिर उनको उनकी नेट प्रेजेंट वैल्यू या IRR की बेस पे कैलकुलेशन करते हैं और रिजल्ट सामने रख के डिसीजन कर लेते हैं कि आपने इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है कि नहीं। नेट प्रेजेंट वैल्यू या IRR हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कैलकुलेट करना सीख चुके हैं, और बल्कि प्रोबेबली उससे भी पहले ये आपको क्वांटिटेटिव टेक्निक्स या क्वांटिटेटिव मेथड का जो टॉपिक होता था, ये दोनों टेक्निक्स NPV और IRR वहां पे भी सीख चुके थे। अब यहाँ पे एप्लीकेशन सीख रहे हैं। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी हमने ये सीखा और प्रोजेक्ट अप्रेजल में भी हमने ये टेक्निक सीखी। और मैंने आपको बताया था कि प्रोजेक्ट अप्रेजल जो है, इसमें दो चीजें, अगर आप क्वेश्चन इसका कंप्लीट सही करना चाहते हैं, आपके पास दो स्किल्स होनी चाहिए। एक, NPV और IRR की कैलकुलेशन ठीक करनी आती हो आपको, और दूसरा रेलिवेंट कैश फ्लोज आइडेंटिफाई करने आते हैं। जो प्रीवियस दो लेक्चर्स थे उनमें हमने NPV और IRR की कैलकुलेशन के ऊपर फोकस किया और हमने ICAP के कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया। आज के लेक्चर में भी हम स्टार्ट में जो आपकी कल की असाइनमेंट थी उसको डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आपको रेलिवेंट कास्ट को आइडेंटिफाई करना सिखाऊंगा कि हमने प्रोजेक्ट अप्रेजल में रेलिवेंट कास्ट को कैसे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो पहले असाइनमेंट डिस्कस कर लें। चलिए, शाबाश। असाइनमेंट अपने सामने रखिए। और ये कुछ स्टूडेंट असाइनमेंट करके नहीं आ रहे, याद रखें थियरी के पेपर में और न्यूमेरिकल पेपर में बेसिक डिफरेंस ये है कि न्यूमेरिकल के पेपर, वैसे तो थियरी में भी रिटर्न प्रैक्टिस करनी चाहिए, लेकिन न्यूमेरिकल में जब तक वो कंसेप्ट आपके हाथ से क्वेश्चन के जरिए से निकलेगा नहीं ना, आपको सही तरीके से समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस जरूर किया करें। कम अज कम जो प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है ना आपसे, कम अज कम प्रैक्टिस वो है ICAP की बुक के सारे क्वेश्चंस, कम अज कम प्रैक्टिस है। लेकिन जब ये टॉपिक आप कंप्लीट कर लेंगे कोई भी, उसके बाद एडिशनल क्वेश्चंस आपको मैं कंपाइल करके आपके साथ शेयर करूंगा, तो हम उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। वो आपके टेस्ट में भी डिस्कस होंगे, चेक होंगे, और इसके अलावा आपको एडिशनल होम असाइनमेंट के तौर पे भी वो क्वेश्चन दिए जाएंगे। अच्छा, टेस्ट से मुझे याद है, आपको पता है ना कि कल आपका टेस्ट है, और किस टॉपिक का टेस्ट है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंप्लीट चैप्टर। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम असाइनमेंट की डिस्कशन। 37 से क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हुए थे। चले, ये एंड वाले भाई आपको नजर आ रहा है बोर्ड? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है फिगर्स लिखे हुए? चलिए, अगर कोई प्रॉब्लम फर्स्ट कीजिए होती है तो आपके सामने बुक होगी, आप बुक में से देख सकते हैं। 37 जी, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। सिंपल उसने कहा बिजनेस को है मिनिमम एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ 12% ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रपोज कैपिटल इन्वेस्टमेंट हेल्प फॉलोइंग एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज। ईयर्स बताए हुए उसने, और हमें जो कैश फ्लोज हैं उसने खुद से कैलकुलेट करके दे दी है। यानी ये नेट कैश फ्लोज है। असल में ये कैश फ्लोज ने लिखा है, लेकिन जहन में रखेगा ये नेट कैश फ्लो है। नेट कैश फ्लो से क्या मुराद होता है कि इस साल के जितनी इनकम थी उसमें से एक्सपेंसेस माइनस करके जो नेट कैश है, ये वो फिगर है। इस साल के अंदर जितने भी इस प्रोजेक्ट से हमें इनफ्लो हुआ और जितना भी आउटफ्लो हुआ, उसको नेट करके ये फाइनल फिगर है। ठीक, ये, और इसके बाद हमने इसे 12% रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, हमने इसमें IRR कैलकुलेट करना था। कैलकुलेट कर लिया आपने? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? चलिए, अब जल्दी से, आपको पता है हम अपने तरीके से भी कैलकुलेशन कर लेते हैं जी। हमारा ईयर 0 में है -80,000, ईयर 1 में 20,000, 36,000, 30,000 और 17,000, और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 12%। तो हमने जो डिस्काउंटिंग करनी है NPV में, डिस्काउंटिंग किस रेट पे करनी है? 12% पे। ठीक है, अब जरा देखिए कि क्या हमारा यही रिजल्ट आता है। नेट प्रेजेंट वैल्यू 1287,
और IRR 11.22 यही है। लेकिन याद रखिए जब आप कैलकुलेटर से जो हमारा इंटरपोलेशन का मेथड है उस तरीके से ट्रायल एंड एरर उस तरीके से जब कैलकुलेशन करेंगे ना ये अप्रोक्सीमेट आता है, वो फिगर हमेशा डिफरेंट होगी आपकी इस वाली फिगर के साथ। क्यों भला? ये एग्जैक्ट फिगर है, ये एग्जैक्ट फिगर है। इसी वजह से कल शायद कोई स्टूडेंट किसने क्वेश्चन भी रेज किया था कि सर हम जब IRR खुद से कैलकुलेट करते हैं ना हाई लो मेथड से, उसके बाद जब उसको डिस्काउंट रेट एज्यूम करके प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करें वो तो जीरो आनी चाहिए, क्योंकि लेकिन वो जीरो नहीं आती। जीरो क्यों नहीं आती? वो अप्रोक्सीमेशन होती है, थोड़ा सा फर्क आएगा। लेकिन अगर आप इसको डिस्काउंट रेट लेके फिर नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो जीरो आएगी, क्योंकि ये एग्जैक्ट है। एनपीवी क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ। 37 के बाद इसमें किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 38। हाँ सजेशन क्या थी? नहीं, प्रीवियस क्वेश्चन की सजेशन क्या थी? एक्सेप्ट करना चाहिए, रिजेक्ट करना चाहिए? एक्सेप्ट। इसमें यस बताए हैं, कैश फ्लो बताए हैं और 11% ही रेट है, डिस्काउंट है। हाँ वो कह रहा है डिस्काउंट रेट 11% है तो नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है? 2210 जी। इसका सोल्यूशन गलत था। जी जी एक मिनट हरिए, इस क्वेश्चन को करते हैं। 11% पे नेट तो 11% पे लेनी है, उसने लिखा हुआ डिस्काउंट। अच्छा फार्मूला में 10% लिया हुआ उसने? नहीं 15% उसने IRR के लिए। नहीं 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 उसने IRR उसने 10% पे भी डिस्काउंटिंग की होगी ना? 10% पे नहीं की उसने। ठीक है चलिए ठीक है, हम इसको फिर कैलकुलेट कर लेते हैं खुद से। जी ये जीरो में -53,000, फिर 17,000, नेक्स्ट 25,000, 16,000, 12,000। जी नेट प्रेजेंट वैल्यू 1123 यही आती है आपकी? सॉरी 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 रेट कितना है? 11%, 2210 यही है जी, 2210। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू तो उसने सही कैलकुलेट की है। IRR हमारी 13.07 है, उसने जो IRR कैलकुलेट की है वो 12। और ये आप बता रहे हैं कि अप्रोक्सीमेशन की वजह से नहीं, बल्कि उसने जो वैल्यू पुट की है वो गलत। अच्छा IRR कैलकुलेट करने के लिए आप एक दफा इस क्वेश्चन में 10% रेट यूज करें और एक दफा 15% यूज कर लें। 10% से प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लें, फिर 15% से उन्हीं वैल्यू को पुट करके आपने इस क्वेश्चन को दोबारा करना। ठीक है मैं इसको मार्क कर लेता हूं कि आपने बताया कि ये क्वेश्चन उसने गलत किया है। इसको मैं खुद भी चेक करूंगा। जी इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन इनका ये है कि सर डिसीजन जब हमने करना है तो एनपीवी को सामने रखना है, IRR को सामने रखना है, या दोनों को सामने रखना है? इसका सिंपल आंसर ये है कि दोनों सेम डिसीजन की तरफ जाएंगे। ठीक है यानी या तो दोनों ही पॉजिटिव होंगे, एनपीवी है तो पॉजिटिव होगी, अगर एनपीवी पॉजिटिव है तो IRR भी रिक्वायर्ड रेट से ज्यादा होगा, और अगर एनपीवी नेगेटिव होगी तो IRR भी रिक्वायर्ड रेट से कम होगा। तो नॉर्मली दोनों मेथड, नॉर्मली का वर्ड यूज कर, दोनों मेथड आपको सेम कंक्लूजन की तरफ लेके जाएंगे। जहां पे कहीं अगर कंफ्लिक्ट आता है कभी, ठीक है जहां पे कंफ्लिक्ट आता है वहां पे ICAV की बुक के मुताबिक एनपीवी मेथड को वो प्रेफर करता है, एनपीवी मेथड को। लेकिन पर्सनली जो मैं और जो कुछ बुक्स मैंने पढ़ी हैं उनमें वो IRR को ज्यादा प्रेफर करते हैं, IRR को वो ज्यादा। आगे क्वेश्चन आएगा उसमें मैं आपको एग्जांपल उसकी बताऊंगा। ठीक है तो नॉर्मली दोनों सेम कंक्लूजन की तरफ आपको ले, या तो दोनों का डिसीजन एक्सेप्ट होगा या दोनों का डिसीजन रिजेक्ट होगा।
आईआरआर निकालते हुए एक रेट में हमारी एनपीवी पॉजिटिव होती है और एक में नेगेटिव होती है। हमने उसमें से कोई भी एनपीवी नहीं लेनी, हम तो वो लोअर और हायर वाली एनपीवी कैलकुलेट करते हैं आईआरआर के लिए। नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड में देखिए, सबसे पहले आपने डिसाइड करना है मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं। आईआरआर में भी एनपीवी मेथड यूज होता है, आईआरआर कैलकुलेट करते हुए भी आप एनपीवी यूज करते हैं, लेकिन अगर आपका मेथड नेट प्रेजेंट वैल्यू है ना, तो आपने गिवन रेट के ऊपर, जो क्वेश्चन में रेट गिवन है उसके ऊपर एक ही दफा प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है और वो आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू होगी। जब आईआरआर मेथड कैलकुलेट कर रहे होंगे तो आपने गिवन रेट यूज नहीं करना, आपने रेट एज्यूम करने हैं दो, एक लोअर और एक हायर, ठीक है, और उनका फिर एवरेज आउट, वो जो फार्मूला होता है इंटरपोलेशन फार्मूला बोलते हैं, उसकी मदद से फिर आईआरआर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आईआरआर में जो नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट होती हैं वो हमारी उस प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू नहीं है, ठीक है, उसको आईआरआर के लिए यूज करना है। प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वो है जो हम क्वेश्चन के गिवन रेट से कैलकुलेट करते हैं। समझ रहे हैं, ये बात समझ आ रही है? नेट प्रेजेंट वैल्यू में भी नेट प्रेजेंट कैलकुलेट हो रही है, आईआरआर में भी हो रही है, लेकिन नेट प्रेजेंट वैल्यू की गिवन रेट से होती है और आईआरआर की हमारे दो हाइपोथेटिकल एज्यूम्ड रेट से होती है, और उनका नेट प्रेजेंट वैल्यू दोनों का कैलकुलेट करने का मकसद आईआरआर कैलकुलेट करना होता है फाइनल। जी, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल 39, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट ए प्रोजेक्ट। इसमें कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। आईआरआर कैलकुलेट किया आपने? आईआरआर भी ठीक आई थी आपकी? एहतियातन हम भी कैलकुलेट कर लें, जल्दी से कर लेते हैं, क्या हर्ज है? 8 मिनट में लगे। और रेट कितना है? 8%। जी, नेट प्रेजेंट वैल्यू माइनस नेगेटिव 1515, नेगेटिव है ये? हाँ, नेगेटिव 15, तो इसका मतलब है इसको हमें रिजेक्ट कर देना चाहिए। और आईआरआर क्या हमारी आई है? 6.59, और इसका डिस्काउंट रेट इसका 8%। तो अब देखिए आईआरआर की बेस पे भी हमारा डिसीजन क्या है कि प्रोजेक्ट लॉस मेकिंग है। ये अगर प्रोजेक्ट आप यूज करते हैं तो इसमें आपको नुकसान होगा, ठीक है, इसमें आपको लॉस होगा। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू का कंक्लूजन और आईआरआर का कंक्लूजन नोट कीजिए, दोनों सेम है। आपके वाली बात, आपका क्वेश्चन, नेट प्रेजेंट वैल्यू भी नेगेटिव में है ना? क्या नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव में है? तो इसका मतलब है इसको हमें क्या करना है? एक्सेप्ट, रिजेक्ट? रिजेक्ट। और अगर आईआरआर का रूल के मुताबिक डिसीजन करें तो आईआरआर रिक्वायर्ड रेट से कम है, तो इसका मतलब है आईआरआर के मुताबिक भी कंक्लूजन क्या होगा? रिजेक्ट। इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट, ये तो हमने कल क्लास में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था। आप कह रहे थे ये 4000 है कि 40,000, तो ये क्या था? 4000 था, ठीक। कंपनी इज कंसीडरिंग वेदर टू इन्वेस्ट 45 था। अच्छा, इसमें इस शेड्यूल में, इस टेबल में गलती बता सकते हैं कोई? ईयर नॉट, ईयर जीरो नहीं दिया हुआ। ईयर जीरो क्या होता है? आज का दिन, वो नहीं उसने क्वेश्चन में दिया हुआ। हमने ये नहीं करना कि आंखें बंद करके जो भी टेबल है उसको फिट कर दिया, नहीं। अक्सर वो जो हमें क्वेश्चन में टेबल देगा ना, उसमें कोई ना कोई फिगर मिसिंग हो गई या कोई ना कोई फिगर गलत इंक्लूड हुई होगी, गलत इंक्लूड हुई होगी। आगे चल के जब हम ये फाइनल जो हमारा जिस पॉइंट पे हमने पहुंचना था ना आज के लेक्चर में सीखेंगे, उसमें ये चीजें आएंगी कि आपको जो टेबल दिया होगा ना उसमें ही गलतियां होंगी और आपने इंक्लूड कर डिसीजन करना होगा। क्या डिसीजन? इसमें ये चीज शामिल होनी चाहिए थी, ये चीज शामिल नहीं है। और दूसरा क्या, इसमें ये चीज शामिल नहीं होनी चाहिए थी, है वाइस वर्सा होगा। कुछ चीजें जो इंक्लूड होनी चाहिए उसने एक्सक्लूड कर दी होंगी, और जो एक्सक्लूड होनी चाहिए इंक्लूड कर दे। यहां पे क्या मसला है? जो इंक्लूड होनी चाहिए थी एक्सक्लूड कर दी। कौन सी चीज एक्सक्लूड की है? 45,000 ईयर जीरो में। और कोई इसमें वर्किंग कैपिटल भी होगा? हाँ, वर्किंग कैपिटल का ट्रीटमेंट आपको पता है? इक्विपमेंट का ट्रीटमेंट पता है आपको? इक्विपमेंट का ट्रीटमेंट, ये मेरे भाई इक्विपमेंट का ट्रीटमेंट बताइए इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में। वाई नॉट में यानी स्टार्ट टाइम पे हमने जितने भी इक्विपमेंट की कॉस्ट है उसको नेगेटिव कैश फ्लो शो करवाना है, और लास्ट ईयर में
लास्ट ईयर में उसको इनफ्लो करा, क्या पूरी अमाउंट को इनफ्लो शो करवाना है? नहीं, लास्ट ईयर में वो इक्विपमेंट जितने का बिकेगा वो इनफ्लो होगी, ठीक है। ये एक, और वर्किंग कैपिटल का क्या ट्रीटमेंट है? जिस साल में वर्किंग कैपिटल क्रिएट होगा, आपने इन्वेस्ट करना है, उसमें आउटफ्लो होगा और लास्ट ईयर में जाके रिकवर होगा, और ये अमाउंट सेम होगी वर्किंग कैपिटल की, क्योंकि जितना वर्किंग कैपिटल आपने इन किया है उतना ही आपको वापस मिलेगा। इनफ्लो वर्किंग कैपिटल का लास्ट ईयर में ही होगा, क्योंकि बेसिकली आप तब भी करते हो ना। आपको अगर वर्किंग कैपिटल का कंसेप्ट आपको थोड़ा सा बता दूं, अगर आपने कभी बिजनेस किया या देखा हो तो बिजनेसमैन अक्सर ये बोलते हैं कि मार्केट जो है ना वो कुछ ना कुछ पैसा दबा के रखती है हमारा, जो कस्टमर या दूसरे लोग होते हैं। आपको कुछ ना कुछ पैसा ऐसे चाहिए होता है जो कि आपके, एक तो आपका जो रनिंग लेवल है ना बिजनेस का, मटेरियल बाय कर उसके लिए, फिर प्लस आपने जब लोगों को उधार देते हैं वो रिटर्न करने में टाइम लगा, तो आपका कुछ ना कुछ पैसा ब्लॉक हो जाता है। आपको उतना पैसा एडिशनली चाहिए होता है ताकि आप जो आपका वर्किंग कैपिटल है वो ब्लॉक होने के बावजूद भी आपके ऑपरेशंस कंटिन्यू होते रहे। वो पैसा ब्लॉक डिफरेंट रीजन की वजह से होता है। एक बड़ी रीजन ये है कि डेटर्स जो है वो उधार करते हैं और वो डिले कर देते हैं, और दूसरा ये कि आपने कुछ ना कुछ स्टॉक भी अपने पास रखना होता है, रिजर्व स्टॉक रखना होता है, जिसके लिए आपका अलग से कुछ पैसे रिजर्व के तौर पे रखने, इस स्टॉक को बाई करने के लिए, इसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो ये जाहिर है कब है, ठीक है, जब तक आप बिजनेस करते रहेंगे ना, जब तक आपका कुछ ना कुछ पैसा डेटर से रिसीवेबल जरूर रहेगा। अगर आप जीरो किस वक्त होगा? जब आप अपना बिजनेस ही खत्म कर देंगे, ठीक है, वरना सेल करने के लिए आपको क्रेडिट सेल तो करनी पड़ेगी। तो वर्किंग कैपिटल याद रखे हमारा स्टार्ट में आउटफ्लो होगा और लास्ट ईयर में जाके इनफ्लो, और इसकी अमाउंट सेम होगी। और इक्विपमेंट स्टार्ट में आउटफ्लो, एंड पे इनफ्लो, लेकिन इनफ्लो कौन सी अमाउंट होगी? जो उसकी सेल प्राइस होगी। अगर वर्किंग कैपिटल के बारे में एग्जामिनर बताए ही ना आखिरी साल में रिकवर हो रहा है तो कंफर्म है, अज्यूम कर ले वर्किंग कैपिटल रिकवर हो रहा है, आखिरी साल में वर्किंग कैपिटल लाजमी रिकवर होगा। और अगर एग्जामिनर कैपिटल के बारे में बताए और एंड में ना बताए कैपिटल, जो इक्विपमेंट है, सॉरी इक्विपमेंट के बारे में बताए और आखिरी साल में ना बताए कि ये सेल हो रहा है कि नहीं, फिर क्या करेंगे? फिर अज्यूम करेंगे हम कि ये जीरो पे जा रहा है। आगे चले, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? इसमें वर्किंग कैपिटल 8000 है, जो कि हमने कहां पे ऐड करना था? फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ईयर 1। 17,000 में भी ऐड करना है और 4,000 में भी ऐड, सॉरी 17,000 में हमारा ये आउटफ्लो है, एक मिनट आ रहे, 45,000 में ये हमारा आउटफ्लो है और लास्ट ईयर में जाके ये हमारा इनफ्लो है। देखिए मैंने भी वही गलती कर दी, मैं ये समझा यहीं से कहानी शुरू हो रही है, हालांकि कहानी तो इससे पहले भी शुरू हो रही थी। बस यही गलती आपने नहीं करनी। वन बाय वन जी, हाँ फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ईयर 1 कह रहा है, बिगिनिंग ऑफ ईयर 1। हमारा जो ईयर नॉट, ये जो जितने भी कैश फ्लोज होते हैं ना, ये होते हैं इन एरियर्स, एज्यूम किए जाते हैं इन एरियर्स। प्रैक्टिकली कैश सेल आपको पता है सारा साल होती रहती है सारा, लेकिन हम अपने कैलकुलेशन को सिंपल रखने के लिए एज्यूम करना होता है कि ये सारी की सारी सेल्स साल के एंड पे हुई है, ये एज्यूम करना होता है। वरना प्रैक्टिकली क्या होता है, सेल तो हर रोज हो रही होती है ना, 360 दिन हो रही होगी, लेकिन हमने सिंप्लिसिटी के लिए एज्यूम करते हैं कि सारे के सारे कैश फ्लोस कब अकर हो रहे हैं? एट द एंड ऑफ द ईयर। तो इसका मतलब है ईयर नॉट है, ईयर नॉट क्या है? स्टार्ट ऑफ ईयर 1, स्टार्ट ऑफ ईयर 1। और जिसको ईयर 1 बोल रहा है ये क्या है? ये कैश फ्लो एंड ऑफ द ईयर 1, ये एंड ऑफ द ईयर 1। इसका मतलब है इसको ईयर नॉट पे लाने के लिए डिस्काउंट करना पड़ेगा, एक दफा, एक साल से डिस्काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जहन में रखिएगा, नॉर्मली प्रैक्टिकली कैश फ्लो सारा साल अकर होते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के लिए हम एज्यूम क्या करते हैं कि कैश फ्लोज साल के एंड पे अकर हो रहे हैं सारे के सारे। इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता हमारे डिसीजन के ऊपर, इसीलिए इस अजम्पशन ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड अजम्पशन है। क्लियर? इसकी कैलकुलेशन कर ले।
ईयर नॉट में कितना आउटफ्लो है 45,000 इक्विपमेंट का और 8,000 वर्किंग कैपिटल का। फिर ईयर वन में 17,000 25,000 16,000 हाँ 4,000 प्लस 8,000 कौन सा वर्किंग कैपिटल। लेकिन इसमें एक और चीज भी ऐड नहीं होनी चाहिए थी, इक्विपमेंट जितने का बिका प्रोजेक्ट के एंड पे वो उसने दिया ही नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे जीरो करेंगे। ठीक है, और इसने रेट कौन सा दिया हुआ है, कंपनी यूजेस डिस्काउंट रेट ऑफ 11%। जी एनपीवी क्या है पॉजिटिव 2210, एक्सेप्ट के रिजेक्ट आईआरआर 13%, 11% से ज्यादा है, एक्सेप्ट के रिजेक्ट, दोनों में एक्सेप्ट का डिसीजन नॉर्मली आपको बताया दोनों में सेम डिसीजन। कंपेयर कर ले हम इसके सॉल्यूशन के साथ। नेट प्रेजेंट वैल्यू उसने कितनी बताई हमें 2221, हमारी 2221 ठीक है, राउंडिंग ऑफ की वजह से 10,000 का फर्क है ना। और आईआरआर 13.1%, हमारा 13.07% क्लोज है। ठीक है, क्योंकि उसने जो परसेंटेजेस यूज किया ना वो इवन है, तकरीबन 11 और 15 दोनों का दरमियान 13% ही 12। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? आगे चलते हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, नेट प्रेजेंट वैल्यू और आईआर से। अब इसमें मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा, ये फिगर्स यही आती हैं एनपीवी की भी और आईआरआर की भी। आईआरआर 20%, इसकी 18%, यहाँ पे एनपीवी एट 15% 43 और 503। ठीक, अच्छा मुझे बताइए अगर 15% हो इनका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न तो आईआरआर मेथड के मुताबिक प्रोजेक्ट 1 करना चाहिए, करना चाहिए, प्रोजेक्ट 2 अडॉप्ट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और एनपीवी के मुताबिक प्रोजेक्ट 1 करना चाहिए अडॉप्ट, प्रोजेक्ट 2 करना चाहिए। अच्छा यहाँ पे ना मैं एक लाइन आपको उसको पढ़ा देता हूँ जिससे मैं थोड़ा डिसएग्री करता हूँ। ठीक, कह रहा है प्रोजेक्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है, दोनों अडॉप्ट नहीं कर सकते, एक करेंगे। अच्छा जब दो में से एक करेंगे तो फिर कौन से वाला करना है, जो ज्यादा बेनिफिशियल है। दोनों बेनिफिशियल, अगर हमसे अलग-अलग पूछता ना हम दोनों अडॉप्ट करवा लेते, लेकिन प्रैक्टिकली अनलिमिटेड फंड्स किसी के पास भी नहीं होते, तो फर्म ने डिसीजन करना होता है कि किसको एक्सेप्ट करे किसको छोड़े। नीचे क्या है, क्या है, इन द अबव एग्जांपल प्रोजेक्ट 2 इज बेटर बिकॉज इट हैज हायर एनपीवी। प्रोजेक्ट 2 इज बेटर बिकॉज इट हैज हायर एनपीवी। Project 2 will add to value by rupees 503, but project 1 will add value of just 43। यहां पढ़ के ना पहली नजर में आप कहेंगे सही कह रहा है, सही कह रहा है ना, क्यों सही क्यों नहीं कर रहा? यस, ये चीज एनपीवी जो है वो आपका अमाउंट की शक्ल में तो देती है, लेकिन वो इनिशियल कैपिटल की क्या कितना % रिटर्न है ये नहीं बताती एनपीवी। जैसे फर्ज कीजिए अगर ये 10,000 में 503 अर्न कर रही है, ठीक है 503 अर्न कर रही है, लेकिन अगर इसी तरह ये 1000 में अगर फर्ज कीजिए ये होता 1000, यहां पे होता 500, फर्ज कीजिए यहां पे क्या होता, ये 10,000 में 503 है, इसी रूल के मुताबिक डिसीजन फिर भी यही होता। लेकिन आप खुद सोचें कि 10,000 में 503 अर्न करना और 1000 में 500 अर्न करना, दोनों में से कौन सा बेहतर है? हालांकि प्रोजेक्ट 2 उस सूरत में भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा होता, ज्यादा नेट प्रेजेंट वैल्यू दे रहा होता, लेकिन चूंकि कम कैपिटल लगा के आप ज्यादा अर्न कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट 1 हमारे लिए ज्यादा बेहतर। आईआरआर की ये खास अच्छी बात है, आईआरआर आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट के रिटर्न की बेस के ऊपर उसकी परसेंटेज के ऊपर आपको बता रहा था कि कितने %, और अगर आप आईआरआर के मुताबिक देखें तो उसमें कौन सा बेहतर है। लेकिन ये जहन में देखिएगा क्वेश्चन आपका कि अलग-अलग देखें ना तो दोनों मेथड सेम कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव।
ये तो उसने कंपेयर करवाया इसलिए उसने कमेंट्री की, मैंने भी चले मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दो जी। हाँ वो परसेंटेज लेके देखा जा सकता है, लेकिन आईआरआर ऑटोमेटिकली उसको कंसीडर कर लेता है। बहरहाल इससे हम क्या सीखा, देखिए मेरा मकसद आपको अपना कमेंट देने का मकसद आपको कंफ्यूज करना नहीं था। आपने क्या करना है, आपने जो एनपीवी की बेस के ऊपर ही डिसीजन, आई क्या आपने एनपीवी की बेस पे किया ना, हम भी कहेंगे एनपीवी बेहतर है। क्लियर? ये हाइब्रिड क्लास में मेरी आवाज जा रही है, बात समझ आ रही है? अगर ये कंसेप्ट क्लियर हुआ तो हाथ उठा दीजिए, शाबाश जी। ठीक है वो, लेकिन कंसेप्ट बात हाँ जी। नेक्स्ट 42 सोना लिमिटेड। अच्छा ये क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था, ये आपका टेस्ट क्वेश्चन है, आपने अटेम्प्ट किया इसको? क्वेश्चन क्लास में कोई स्टूडेंट जिससे ये क्वेश्चन ना हुआ हो, और कितने स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन कर लिया है? अरे बाकी आपसे नहीं हुआ, ये किया ही नहीं, किया था, कोशिश की थी। अच्छा चलिए अब इसको फिर स्टार्ट करते हैं। हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं, इसके सारे पॉइंट्स को। सोना लिमिटेड एसएल इज कंसीडरिंग इन्वेस्टमेंट इन ए जॉइंट वेंचर। द एंटायर कैश आउटले ऑफ द प्रोजेक्ट इज ₹170 million which would require to be invested by SL immediately। इसका मतलब क्या हुआ, 175 क्या आएगा, ईयर नॉट में आउटफ्लो आएगा। ये क्लियर? आगे चले। द जॉइंट वेंचर पार्टनर चांदी लिमिटेड वुड प्रोवाइड ऑल द नेसेसरी टेक्निकल सपोर्ट। दूसरा जो जॉइंट वेंचर है वो टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। द अदर डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट आर एस्टिमेटेड एज फॉलो। प्रोजेक्ट वुड एक्सटेंड ओवर ए पीरियड ऑफ 4 years। इससे क्या पता चलता भला, आपने कॉलम कितने लगाने हैं, कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है 4 कॉलम लगाने हैं, कितनों का ख्याल है 5, क्योंकि 5 साल ये नॉट भी तो इंक्लूड करना है। वैसे एक लेफ्ट साइड पे छठा कॉलम भी इंक्लूड कर देंगे, वो आइटम्स को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है ना, आइटम। लेकिन जो फिगर्स वाले कॉलम है वो आपके 5 आएंगे। प्रोजेक्ट 4 साल का है, कॉलम 5 क्यों आएंगे, वाई नॉट का। और ये 175 उस वाई नॉट में जाएगा, ये नोट करता है। सेल्स आर एस्टिमेटेड एट ₹155 million per annum for the first 2 years and ₹65 million per annum during the last 2 years। ईयर नॉट में सेल्स कितनी आएगी, कोई भी नहीं। ईयर 1 में 1 इनफ्लो आउटफ्लो, ईयर 2 में इनफ्लो आउटफ्लो, ईयर 3 में 65 इनफ्लो, और ईयर 4 में इनफ्लो। इनफ्लो सेल्स इनफ्लो है, ये क्लियर? नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का फैसला बाद में करेंगे इंक्लूड करनी है कि नहीं। कह रहे डेप्रिसिएशन के अलावा वुड बी 50% एंड 10% ऑफ सेल्स रिस्पेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखेंगे, जितनी भी उस साल की सेल्स है उसका 50% लेस करते रहेंगे, वो क्या होगा हमारा आउटफ्लो। ये क्लियर? पहले 2 सालों में सेम और अगले 2 सालों में भी सेम, लेकिन पिछले 2 सालों की निस्बत कम, क्योंकि सेल्स भी कम हो गई। क्लियर है? आगे चले। CL would be entitled to share equal to 5% of sales and the remaining profit would belong to SL। कह रहा है जो CL जो जॉइंट वेंचर है ना, वो अपना 5% कमीशन लेके जाएगा सेल्स का, क्योंकि वो टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको सेल्स का 5% देंगे। ये भी सिंपल, जिस तरह कॉस्ट ऑफ सेल्स थी, ठीक है, जिस तरह ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे, उसी तरह ये भी आउटफ्लो होगा। किस लिहाज से होगा, ये इसका कमीशन है एक तरह से। इसको बाज़ कमीशन कहते हैं, बाज़ कंसल्टेंसी फी कहते हैं, ठीक है, बाज़ रॉयल्टी कहते हैं उसको। नहीं सिर्फ नहीं वो उस तरीके से ना चले, वो इनडायरेक्टली सिंपल 5% ऑफ सेल समझिए वो कमीशन दे रहा है, तो जिस साल की भी सेल जितनी है उसका 5% आउटफ्लो होगा, जो कि इसको एज कमीशन जाएगा। क्लियर जी भाई? ये आपने कर लिया था, ये वाला पॉइंट कर लिया था, इससे पहले वाले पॉइंट भी कर लिए थे।
अच्छा चलिए, एट द एंड ऑफ प्रोजेक्ट एसएल वुड बी एबल टू रिकवर रुपीज 100 मिलियन ऑफ द इन्वेस्टेड अमाउंट। इन्वेस्टेड अमाउंट कितनी थी भला? तो ईयर नॉट में 175 नेगेटिव लिखा है, उसी लाइन में आगे चलते जाए, ईयर 4 में जाके 100 पॉजिटिव लिख देना, 100 पॉजिटिव लिख देना। भाई क्लियर हुई है बात? फिर assume that all cash flows other than initial cash arise annually in arrears। ये वही बात जो भी मैंने बताई, annually in arrears का मतलब assume करें कि जितने भी कैश फ्लोज थे साल के एंड पे अकर हो रहे। एरियर का मतलब यही होता है ना, साल के एंड पे अकर होते हैं। जो साल के शुरू में होते हैं क्या कहते हैं? इन एडवांस। हाँ, ये एरियर्स। ये वो कह रहा है कि आपने ये एग्जांपल, आगे कमेंट्री दे रहा है, एग्जांपल दैट इज कंसीडरिंग, बस ये हो गया सारा काम। बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन, अब वो कह रहा है कि आपने आईआरआर कैलकुलेट करने के लिए डिस्काउंट रेट यूज करने हैं 12% एंड 15%। अब देखिए, अब इसका एनालिसिस कीजिए। ईयर नॉट में सेल्स नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं, इन्वेस्टमेंट है आंसर, और फिर नीचे उसने टोटल कर दिया ऊपर। लेकिन ईयर नॉट में 170 नेगेटिव है, लास्ट ईयर में 100। क्लियर हो गया ये टेक कर ले। फिर इसके बाद सेल्स उसने खुद से दी हुई थी, जो सेल्स दी हमने उसको इनपुट कर दिया। कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है? सेल्स का 50%, वो भी हम इसको इंक्लूड करते रहे। क्या हो गया इसको? नहीं, बस यहाँ ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल्स 50% हो गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 10%, कमीशन 5%, कोई प्रॉब्लम। फिर उसके बाद उसने सबका नेट कर लिया। अब वो जो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए या आईआरआर कैलकुलेट करने के लिए कौन से कैश फ्लो यूज कर रहा है? ये नेट कैश फ्लो, ये अहम चीज है, ये नेट कैश फ्लो यूज कर रहा है। क्लियर हुई है बात? ठीक है, इसके बाद की कैलकुलेशन तो हमारी रूटीन वाली है। देखिए वर्किंग का कैपिटल, वर्किंग में भी आप यही फॉर्मेट यूज कर रहे होंगे, तो उसी को अपना मेन हिस्सा बना लें। ठीक है, इसको ये आपके क्वेश्चन का मेन पार्ट होना चाहिए, इसको वर्किंग की शक्ल में रिप्रेजेंट ना करें। चल, ये क्लियर हो गया क्वेश्चन? कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? दो प्रॉब्लम है इसमें कि वो उसका जो प्रॉफिट का 5% वो कहीं नहीं आया। प्रॉफिट का 5% कहीं नहीं आया मेरे भाई, वो कमीशन का आया। ये कब तो कमीशन का 5% देना था उसको। ऊपर दो है क्वेश्चन है ऊपर। नहीं एक ही है भाई, ऐसे ना करे, एक ही है 5% ऑफ सेल्स उसको देना है, प्रॉफिट का नहीं देना। चलिए ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। अच्छा, जो कंसेप्ट हम स्टडी करने जा रहे हैं ना, ये आपके अकाउंटिंग के कंसेप्ट से थोड़ा कंफ्लिक्ट करता है। ये आपके माइंड मैप का पोर्शन है। नॉर्मली जो क्वेश्चन में, ज्यादातर क्वेश्चन में जब वो आपको इंडिविजुअल कैश फ्लोज देता है और आपने खुद से नेट कैश फ्लो कैलकुलेट करनी होती है, उसमें कितनी तरह की कैश फ्लो दे सकता है, इसकी बहुत सी एग्जांपल्स हैं। जो कॉमन एग्जांपल्स है वो क्या है? इक्विपमेंट परचेज। नॉर्मली हर क्वेश्चन में स्टार्ट में वो इक्विपमेंट परचेज की बात बताता है हमें। सेल्स या रेवेन्यू, जो कि आपको यूनिट सेल करने से पैसे मिलेंगे। मटेरियल परचेज ये आउटफ्लो के तौर पे आएगा। लेबर कॉस्ट, ओवरहेड्स भी आते हैं, ओवरहेड्स भी लिख ले, ऐड कर ले इसमें। और कुछ वर्किंग कैपिटल भी होगा। क्लियर? आपने एक चीज को ध्यान में रखना है कि आउटफ्लो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, इसका खास ध्यान रखेंगे आप। कैश फ्लो आउटफ्लो है, सॉरी कैश फ्लो आउट,
कैश फ्लो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, या इनफ्लो है कि आउटफ्लो है, इसका ध्यान रखना। ठीक, अब चलते हैं, हम ये सीखते हैं कि हमने क्वेश्चन के अंदर उसने बहुत से कैश फ्लोज दिए होंगे, हमने उनमें से कौन से कैश फ्लोज को कंसीडर करना है, कौन से कैश फ्लोज को कंसीडर नहीं करना। हमारा एक बेसिक एक लफ्ज याद कर लें सिर्फ, क्या है? रेलिवेंट कॉस्ट। रेलिवेंट कॉस्ट, ठीक है। प्रोजेक्ट अप्रेजल के जो हम कैश फ्लोज को वैल्यूएट कर रहे होते हैं ना, कौन सा कैश फ्लो हमें प्रोजेक्ट में इंक्लूड करेंगे, कौन सा एक्सक्लूड करेंगे, तो उसका रूल क्या है? रेलिवेंट कैश फ्लोज। यानी जो कैश फ्लो प्रोजेक्ट से रेलिवेंट होगा, प्रोजेक्ट से रिलेटेड होगा, उसको हमने इंक्लूड करना है, और जो कैश फ्लो प्रोजेक्ट से रेलिवेंट नहीं है उसको इंक्लूड नहीं करना। यानी अगर कोई कैश फ्लो ऐसा है, इनफ्लो हो या आउटफ्लो, अगर कैश फ्लो ऐसा है कि प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे तो वो लगेगा, प्रोजेक्ट स्टार्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो नहीं लगेगा, वो आपका रेलिवेंट है। ऐसा कैश फ्लो जो प्रोजेक्ट से रिलेट करता है, प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है, प्रोजेक्ट करेंगे तो वो कैश फ्लो इनकर करना पड़ेगा, होगा वो, प्रोजेक्ट नहीं करेंगे वो कैश फ्लो नहीं होगा, वो रेलिवेंट है। और ऐसे कैश फ्लोज जिनका प्रोजेक्ट से ताल्लुक नहीं है, प्रोजेक्ट स्टार्ट करें या ना करें वो होने ही होने हैं, ऐसे कैश फ्लोज को हम अपने अप्रेजल में इंक्लूड नहीं करते। ऐसे कैश फ्लो को कहते हैं इररेलेवेंट कैश फ्लोज। तो रेलिवेंट कैश फ्लो या रेलिवेंट कॉस्ट का मतलब समझ आया? कौन सी कॉस्ट? जो प्रोजेक्ट से रेलिवेंट है। प्रोजेक्ट से रेलिवेंट होने का मतलब क्या है? प्रोजेक्ट होगा होगी, प्रोजेक्ट नहीं होगा वो नहीं होगी। ये बेसिक रूल ध्यान में रखिएगा। अब इसकी बेस पे मैं आपसे कुछ कमेंट्री करना चाहता हूं। एग्जाम्पल ऑफ कॉस्ट टू बी इंक्लूडेड, कॉस्ट इनकर्ड सोनली बिकॉज ऑफ प्रोजेक्ट। जो कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए लगाई गई है, ठीक है, वो क्या होगी? इंक्लूड होगी। जैसे मटेरियल परचेज किया आपने, चीजें जो चीजें बनानी है उस प्रोजेक्ट में, उनके लिए मटेरियल खरीदा, इंक्लूड करेंगे कि नहीं? लेबर फाइंड की, इंक्लूड करेंगे। अच्छा, यहां पे अब अगली कहानी सुना। फर्ज कीजिए मटेरियल की एग्जांपल, हम आज प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं और उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, फिनिश गुड बनाने के लिए आज मटेरियल बाय करते हैं, रेलिवेंट है? अच्छा, सोच के बताएं। पहले से मटेरियल बाय किया हुआ है और आज प्रोजेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, उस आज के प्रोजेक्ट में उसको यूज कर रहे हैं, क्या वो रेलिवेंट है? अच्छा सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन ले। अगर तो अच्छा, इसमें कॉस्ट रेलिवेंट नहीं है कि उसकी कॉस्ट कितनी थी। अहम चीज ये है कि जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं उसकी हमने कुछ वैल्यू ऐड करनी है क्या अपने प्रोजेक्ट में, कि ये हमारे प्रोजेक्ट का खर्चा है, ठीक है। वो क्या वैल्यू होगी? वो उसकी मार्केट वैल्यू, उसकी सेल वैल्यू होगी, कि जितने का वो सेल हो सकता है। जैसे फर्स्ट कीजिए हमने 10,000 का खरीदा, अब मार्केट में इस वक्त उसकी वैल्यू 2,000 है। हमारे पास दो ऑप्शन है, या अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर ले या हम बेच दे। अगर हम बेचेंगे कितने पैसे आएंगे? 2,000। प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करेंगे तो हमने कितना सैक्रिफाइस किया, कितना नुकसान हुआ उस मटेरियल को प्रोजेक्ट में डालने के लिए, तो प्रोजेक्ट में उसकी अमाउंट कितनी आएगी? 2,000। 2,000 आएगी, 10,000 नहीं आएगी। 10,000 क्यों नहीं आएगी? उसका प्रोजेक्ट से ताल्लुक नहीं है, वो तो पुराना है, वो तो पहले ही नुकसान हो चुका है, वो तो किसी और वजह से नुकसान हुआ है। जो वैल्यू 10,000 से 2,000 रुपये आई है, 8,000 का जो लॉस हुआ है ये किसी और वजह से हुआ है, ये प्रोडक्ट ऑब्सोलीट होने की वजह से हुआ है। उस प्रोडक्ट को इन्वेस्टमेंट में लगाने के लिए जो रेलिवेंट कॉस्ट है हमारी, वो 10,000 नहीं है, 2,000 है। ये बात समझ आ रही है आपको? ठीक है। तो अगर तो आप नया मटेरियल बाय करते हैं तो नया मटेरियल जितने का भी आएगा
लेकिन अगर पुराना मटेरियल ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज है उसको यूज करते हैं तो क्या होगा, तो उसकी मार्केट वैल्यू जितना, क्योंकि आपने वो मार्केट वैल्यू सेक्रीफाइस किया उसके लिए, ठीक है, प्रोजेक्ट पे आपको मार्केट वैल्यू के कॉस्ट, तो वो 2000 आएगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ। आगे चलते हैं, अब लेबर की तरफ आते हैं। अगली एग्जांपल, प्रोजेक्ट के लिए हमने न्यू लेबर हायर की 50,000 पर मंथ पे, रेलिवेंट है? कितने अमाउंट आएगी कैश फ्लोस में? 50,000 आउटफ्लो ये आएगी। अगर मटेरियल की तरह कोई लेबर भी एग्जिस्टिंग हो और हमने उसको सैलरी पे करनी ही करनी है, कुछ लेबर ऐसी होती है फिक्स्ड, चाहे उसे काम करवाएं या ना करवाएं उसको सैलरी पे करनी ही करनी है, उसको हमने इंक्लूड किया अपने प्रोजेक्ट में, बताइए क्या कोई रेलिवेंट कॉस्ट है? रेलिवेंट कॉस्ट नहीं है, इररेलेवेंट, क्योंकि उसको पैसे देने ही देने थे, ठीक है, वो प्रोजेक्ट चलाएं या ना चलाएं वो कॉस्ट इनकर होगी ही होगी, उसका प्रोजेक्ट से ताल्लुक नहीं है, वो रेलिवेंट कॉस्ट नहीं है। ये बात समझ, आपने अकाउंटिंग में शायद पढ़ा होगा, अगर कोई मैनेजर है उसको फिक्स सैलरी दे रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट में उसको लेके आए तो उसकी एलोकेशन की जाए सैलरी की, शायद अकाउंटिंग में इस तरह के जिसमें पढ़े। हमने इन्वेस्टमेंट में क्या सीखा है, वो रेलिवेंट नहीं, क्योंकि जो चीज प्रोजेक्ट के डिसीजन के साथ इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रही वो हमारी रेलिवेंट कॉस्ट नहीं है, उसे प्रोजेक्ट में इंक्लूड नहीं करना। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा, अब एक थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई नई मशीनरी आती है ना, तो कुछ पुराने वर्कर्स को हमने जॉब से निकाल देना होता है। जैसे जब मशीन आई तो बहुत से लोग जो मैनुअली काम करते थे वो बेरोजगार हो गए। तो अगर क्वेश्चन में कहे कि न्यू इक्विपमेंट बाय किया है और जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है, कंप्लीट हो जाएगा तो आपके 10 वर्कर्स हैं वो आप उनको जॉब से निकाल देंगे। आपके 10 वर्कर्स हैं वो जॉब से नहीं, वो चाहे किसी दूसरी जगह पे काम, मैनुअल डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। जब हमारा मशीनरी डिपार्टमेंट में न्यू प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो वो मैनुअल डिपार्टमेंट के 10 वर्कर्स उनको जॉब से निकाल देंगे, उनको सैलरी पे की जा रही है 2 लाख। बताइए ये 2 लाख रेलिवेंट है कि नहीं? प्रोजेक्ट से रेलिवेंट है कि नहीं? रेलिवेंट है ना, क्योंकि अगर आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं तो वो इनकर होगा कैश फ्लो, अगर नहीं तो फिर इनकर नहीं, ये रेलिवेंट है। अच्छा, ये इनफ्लो है क्या आउटफ्लो वाला? इनफ्लो, ठीक है, इससे आपकी कॉस्ट सेविंग होगी, ठीक है, कॉस्ट सेविंग होगी अगर वो क्वेश्चन। और अगर क्वेश्चन में कहे कि कॉस्ट सेविंग तो होगी लेकिन साथ ही साथ गवर्नमेंट ने कहा है जब भी किसी वर्कर को आप जॉब से निकालें उसे 1 साल की टर्मिनेशन पेमेंट दें, गोल्डन हैंडशेक टाइप स्कीम दें, तो अब मुझे बताइए अब ये क्या होगा? आउटफ्लो होगा। अब नेट लेंगे। ये पॉइंट समझ आया आपको? मटेरियल वाला भी जवाब दे ले। देखें, अगर तो चीजें आपने प्रोजेक्ट के डिसीजन करने के बाद प्रोजेक्ट के लिए लिए ना, मटेरियल हो, लेबर हो, ओवरहेड हो, वो तो बहुत ही आसान है यार, क्या उसको इंक्लूड कर लें। मसला कब आता है? जब आप एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को प्रोजेक्ट के लिए यूज करते हैं। उसमें मैंने आपको बता दिया अगर एग्जिस्टिंग मटेरियल को यूज कर रहे हैं उसका कैसे डिसीजन करना है, एग्जिस्टिंग लेबर को यूज कर रहे हैं उसका डिसीजन कैसे करना है, ठीक है। अब एग्जिस्टिंग ओवरहेड की बात कर लें, ठीक है। ओवरहेड्स जो हैं 2 तरह के होंगे, एक तो वो होंगे वेरिएबल फिक्स, नहीं ये कॉस्ट, ये अलग कंसेप्ट है। एक ओवरहेड्स वो होंगे जो कि सिर्फ इस प्रोजेक्ट के हैं, वो चाहे वेरिएबल है चाहे फिक्स्ड है, इससे कोई लेना देना नहीं। अगर इस प्रोजेक्ट से रेलिवेंट है, रेलिवेंट है, और अगर इस प्रोजेक्ट से रेलिवेंट नहीं है उनको एक्सक्लूड कर देना। अगर फर्ज कीजिए कि ओवरहेड्स ऐसे हैं, कोई जीएम है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट पे बैठा है,
ठीक है, और उसने कुछ टाइम अपना इस प्रोजेक्ट को भी देना है, या जिस बिल्डिंग के अंदर ये प्रोजेक्ट चलेगा उस बिल्डिंग के रेंट का कुछ हिस्सा इस प्रोजेक्ट को भी एलोकेट किया जा रहा है। आप बताइए क्या ये जो ओवरहेड्स हैं ये प्रोजेक्ट के लिए रेलिवेंट है? रेलिवेंट नहीं है। क्यों रेलिवेंट नहीं है? क्योंकि ये इन एनी केस इनकर हो गई होंगे। इनको कहते हैं पास्ट कॉस्ट या संक कॉस्ट कहते हैं। ये प्रोजेक्ट से पहले हो चुके हैं, ये तो इनका ये प्रोजेक्ट से रेलिवेंट नहीं है। प्रोजेक्ट करें या ना करें ये खर्चा आपको करना ही पड़ेगा, ये रेलिवेंट नहीं। लेकिन अगर नए प्रोजेक्ट के लिए नई बिल्डिंग खरीदे वो अच्छा उसका रेंट फिक्स्ड है तो फिक्स या वेरिएबल से फर्क नहीं पड़ता, फर्क किस चीज से पड़ेगा? खर्चा उस प्रोजेक्ट के लिए कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, खर्चा उस प्रोजेक्ट की वजह से हो रहा है कि नहीं। अगर उस प्रोजेक्ट की वजह से कोई एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है वो रेलिवेंट है, वरना रेलिवेंट नहीं। ये बात समझ आई? अभी मैं आपको जुबानी कलामी बातें समझा रहा हूँ, शायद कुछ आधी बातें आपको समझ आ रही होगी, आधी शायद ना समझ आ रही हो। ये तब समझ आएगी जब आप इस कंसेप्ट को क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे और थोड़ा सोचेंगे भी। ये जो मार्जिनल अप्रोच है ना, ये रेलिवेंट कॉस्ट अप्रोच, ये आपके लिए नई चीज है। ये समझते समझते जहन में बैठते बैठते कि किस तरीके से सोचना है, ये थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, असल में आपने ये नहीं देखना, हम काउंटिंग में क्या सीखते हैं कि किसी प्रोजेक्ट के ऊपर जो भी, किसी प्रोजेक्ट के लिए जो भी कॉस्ट लग रही है उसको ऐड कर दो। लेकिन फाइनेंस में क्या सीख रहे हैं कि देखना जो प्रोजेक्ट की वजह से बढ़ रही है या कम हो रही है वो ऐड करो। अब अगर कोई जीएम परमानेंट एम्प्लॉय है वो अपने वक्त का कुछ हिस्सा प्रोजेक्ट को देता भी है, वो इररिलेवेंट है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट की वजह से कॉस्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसको सारी सैलरी तो पहले देनी ही देनी थी। ये इस तरीके से सोचने में थोड़ा टाइम लगेगा, ये नेचुरल है। आपने जो आज 2 क्वेश्चन आपको असाइनमेंट के तौर पे दूंगा ना, आपने उनमें इन्हीं चीजों को सोचना है। और शुरू में आपको प्रॉब्लम आएगी, ये कंफर्म है, कंफर्म है शुरू में प्रॉब्लम रेलिवेंट कॉस्टिंग। लेकिन आपने बेसिक रूल सामने रखना है, रेलिवेंट कॉस्ट को हमने इंक्लूड करना है। और रेलिवेंट कॉस्ट कौन सी है? जो प्रोजेक्ट की वजह से इंक्रीज डिक्रीज होगी, जो प्रोजेक्ट की वजह से इंक्रीज, प्रोजेक्ट के एक्सेप्ट रिजेक्ट होने की वजह से इंक्रीज डिक्रीज हो, वो हमारी रेलिवेंट कॉस्ट है। और जो कॉस्ट का प्रोजेक्ट से ताल्लुक नहीं है, प्रोजेक्ट चलाए या ना चलाए वो कॉस्ट होगी ही होगी, वो हमारी रेलिवेंट कॉस्ट नहीं है। ये ज़हन में रखिएगा। ठीक है जी, एग्जिस्टिंग मटेरियल की बात कर ली मैंने, एग्जिस्टिंग लेबर की बात कर ली, एग्जिस्टिंग ओवरहेड्स की बात कर ली। ठीक है, बस बेसिक कंसेप्ट यही है, यही है। हाँ, इसमें से डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये 2 आइटम्स को मैंने शेयर करना आपके साथ। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ये हम नॉन कैश आइटम है, हमारे कैश फ्लोज में नहीं आएगा। प्रोजेक्ट अप्रेजल में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नहीं आएगा। और इंटरेस्ट एक्सपेंस ऐसा है, कैश फ्लो है लेकिन ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न में या जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट कर उसमें ऑलरेडी एडजस्टेड होता है। ठीक है, तो जब आप ये देख रहे होते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट का रिटर्न हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा होना चाहिए, तो इसका मतलब है ऑटोमेटिकली ये देख रहे हैं कि हमारे प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट कॉस्ट भी कवर हो रही हो, क्योंकि इंटरेस्ट का कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कवर हो जाती है। ये बात समझ आया आपको? चलिए, अच्छा अब जरा इसको करें कहानी को। अच्छा, असाइनमेंट नोट कर ले, 2 क्वेश्चन हैं जो कि थोड़े मुश्किल हैं, जो कि थोड़े, लेकिन आपने लाजमी इनको रीड करना है। पहले रीड कर लें, सारा टिक लगाते जाएं एक एक आइटम के ऊपर, उसके बाद अटेम्प्ट करें। पहले रीड कर लें सारा, समझ लें, उसके बाद अटेम्प्ट, या चाहे पहले अटेम्प्ट करके बाद रीड करके समझ लें, वो आपकी मर्जी है। लेकिन ये आपके पहली अटेम्प्ट में सॉल्व नहीं होगा, ये मुझे अंदाजा है। ठीक है, पहली अटेम्प्ट में, ये इस वजह से नहीं कि बहुत मुश्किल है, या इस वजह से नहीं है कि जी आपकी प्रिपरेशन नहीं है, नहीं, ये इस वजह से है क्योंकि आपकी अप्रोच को मैं डाइवर्ट, मैं ट्रांजिशनल फेज में आपकी अप्रोच, अभी आप अकाउंटिंग से निकल के फाइनेंस में आ रहे हैं। तो ये आपके 2 क्वेश्चन जो हैं नोट कर लें। 40
भाई इधर से मैं अपने पास नोट किया हूँ 35 और 36। हाँ जी 35 और 36, 35 और 36। अच्छा अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, अभी मैंने कुछ डिस्कशन आपके साथ करने हैं। नहीं कल नहीं, अभी करने हैं, वो इस क्वेश्चन से रिलेट कर रही है। टाइम अभी है, बेफिक्र है, मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करनी, सिर्फ 3-4 मिनट की। किसी भी बिजनेस को देखना है प्रॉफिटेबल है कि नहीं, किसी भी बिजनेस या प्रोजेक्ट को देखना है प्रॉफिटेबल है कि नहीं। अकाउंटिंग में आप क्या करते हैं, इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, प्रॉफिट हो आप कहते हैं ओके करो काम, लॉस हो तो आप कहते हो नहीं करना। फाइनेंस में कोई भी बिजनेस या प्रोजेक्ट फिजिबल है कि नहीं, आप क्या करते हैं, उसी तरीके से कैश फ्लो बनाते हैं। फॉर्मेट बाहिर दिखने में वैसा ही होता है, जैसे अकाउंटिंग में इनकम माइनस एक्सपेंसेस होते हैं, सेल्स माइनस एक्सपेंसेस होते हैं, उसी तरह फाइनेंस में भी इसी तरह होगा। उसमें हम इनकम माइनस एक्सपेंसेस के बजाय वर्ड यूज कर रहे होते हैं इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, कंसेप्ट वही होता है। आप मुझे बेसिक डिफरेंस कुछ बता सकते हैं कि अगर एक ही प्रोजेक्ट की इनकम स्टेटमेंट बनाई जाए और उस प्रोजेक्ट का फाइनेंस के मुताबिक कैश फ्लोज बनाए जाए तो दोनों में फर्क क्या होगा? एक मिनट ठहरे, सेल्स इनकम स्टेटमेंट में आती है, कैश फ्लोज में भी आएगी, बट ठीक है। मटीरियल देखिए मटीरियल, अकाउंटिंग क्या कहती है, जो भी मटीरियल कंज्यूम किया ना वो आएगा। फाइनेंस क्या कहती है, मटीरियल आएगा लेकिन रेलिवेंट को, यानी जो नया मटीरियल परचेज किया ना वो तो जितने का किया उसके जगह डालो, लेकिन एग्जिस्टिंग मटीरियल अगर परचेज किया ना, जैसे वो ओपनिंग स्टॉक होता था काउंटिंग में ओपनिंग स्टॉक की भी कॉस्ट ऐड करता था। फाइनेंस में क्या कहता है, अगर ओपनिंग स्टॉक यूज किया, अगर पुराना पड़ा हुआ मटेरियल यूज किया तो आपने उसकी कॉस्ट को नहीं, उसकी मार्केट वैल्यू, क्योंकि वो उसकी मार्केट वैल्यू है जो सैक्रिफाइस हुई है, उसकी मार्केट वैल्यू है जो सैक्रिफाइस। क्लियर हुई है बात? इसी तरह लेबर इनकम स्टेटमेंट बना रहे हो तो क्या रूल होगा कि जो कॉमन लेबर है, यानी वो इस प्रोजेक्ट में भी है कहीं और भी है, वो इस प्रोजेक्ट की लेबर तो ऐड करो ही करो, ये तो दोनों का कॉमन पॉइंट है, अकाउंटिंग का भी फाइनेंस का भी। लेकिन अगर कोई कॉमन लेबर है जो कि और भी बहुत से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं और इस प्रोजेक्ट में भी काम कर रहे हैं, अकाउंटिंग क्या कहती है, उनकी एलोकेशन करो। फाइनेंस क्या कहती है, एक्सक्लूड कर दो, वो रेलिवेंट नहीं है क्योंकि वो उसका प्रोजेक्ट से ताल्लुक नहीं है। उनका प्रोजेक्ट से, प्रोजेक्ट हो या ना हो वो तो होंगे ही, वो प्रोजेक्ट की वजह से कॉस्ट इनकर नहीं हो रही, इसीलिए उसको इंक्लूड नहीं करना। ये लेबर हो गया। इसी तरह ओवरहेड्स, जो तो इस प्रोजेक्ट की वजह से इस प्रोजेक्ट के बाद ओवरहेड्स इनकर किए गए हैं, वो काउंटिंग भी कहती है इंक्लूड करो, कॉस्ट भी कहती है, फाइनेंस भी कहती है इंक्लूड करो। लेकिन वो ओवरहेड्स जो पहले से इनकर किए गए हैं कॉमन है और उनकी एलोकेशन की गई है, उनकी एलोकेशन ऑफ ओवरहेड सीखा ना आपने। अकाउंटिंग क्या कहती है, उसको ऐड करो। फाइनेंस क्या कहती है, उसको ऐड नहीं करना। क्यों? उसका प्रोजेक्ट से ताल्लुक नहीं है, वो तो आप पास में इनकर कर चुके हैं, फिक्स कर चुके हैं। प्रोजेक्ट हो या ना हो वो तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, वो तो आपको पैसे देने पड़े। ये बात समझ आ रही? बड़ी एग्जांपल आ गया। इंटरेस्ट एक्सपेंस, अकाउंटिंग क्या कहती है, कहती है लेस करो। फाइनेंस क्या कहती है, लेस नहीं करना। क्यों नहीं करना? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न में शामिल है। और आखिरी एग्जांपल डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग क्या कहती है, हर साल डेप्रिसिएशन लेस करो। फाइनेंस क्या कहती है, कोई डेप्रिसिएशन नहीं होगी। हाँ, इसका अल्टरनेट है क्या, के स्टार्ट में, प्रोजेक्ट के स्टार्ट में इक्विपमेंट की परचेज प्राइस और लास्ट में सेल प्राइस, इसको इंक्लूड कर लो, आपकी डेप्रिसिएशन दरमियान की ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है।
भाई ये क्लियर हो रही है, ये फर्क नजर आ रहा है, ये काउंटिंग और फाइनेंस का फर्क है। तो आपने क्वेश्चन को करते हो ना रेलिवेंट कैश फ्लोज के, अपने अकाउंटिंग के कंसेप्ट के मुताबिक नहीं सोचना, वरना ये रेलिवेंट कॉस्ट समझ नहीं आएगा, आप कंफ्यूज ही रहेंगे कि एलोकेशन क्यों नहीं कर रहा ओवरहेड्स की, इंटरेस्ट क्यों नहीं डाल रहा, डेप्रिसिएशन क्यों नहीं डाल रहा, ये तो वो गलत क्वेश्चन कर रहा है, वो अप्रोच ही नहीं है क्वेश्चन करने की, वो अप्रोच ही नहीं है क्वेश्चन। क्लियर हुई है बात? अच्छा चलिए, अच्छा अब इसमें एक आइटम आएगी, एक है सर्वे कॉस्ट, जो आपको होम असाइनमेंट दिए ना उसमें एक मिनट सर, उस पर आपने खास तौर पे गौर करना है, इसका ट्रीटमेंट उसने जो किया वो क्यों किया। ठीक है, इसमें 2-3 और भी प्रॉब्लम्स होंगी, उनको डिस्कस करेंगे हम, लेकिन आप, मैं चाहता हूं आप 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें और इनके ऊपर सोचे, जितना ज्यादा सोचेंगे ना आपकी थिंकिंग उतनी ज्यादा रिफाइन होगी और बेहतर तरीके से क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो आज के क्वेश्चन में हम क्या चीज नहीं सीख रहे हैं, आज के लेक्चर में क्या चीज नहीं सीखी हमने, ये डिसाइड, बहुत से कैश फ्लोज में से डिसाइड करना कि कौन सा कैश फ्लो रेलिवेंट है, कौन सा रेलिवेंट नहीं है। अभी हमने यूं समझ लीजिए इस अप्रोच को आधा सीख, पूरा नहीं सीखा, आधा पौना अप्रोच को सीखा अभी ये अप्रोच हमारी रिफाइन होगी। लेकिन अगर आप ये 2 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको अप्रोच समझ आ गई, फिर सिर्फ फर्दर कुछ प्रैक्टिस करनी होगी आपने। क्लियर? ये आपने घर जाके क्वेश्चन आज वाले लाजमी करने हैं, दोनों क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 35 और 36, ये जो आपको माइंड मैप दिया है ना इसके टॉप पे लिखा हुआ है 35 एंड 36, जो क्वेश्चन 2 लिखे हुए ना वो यही है 35 एंड 36। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं, अल्लाह हाफिज।